आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो क्या इस जातक के कुंडली में जो लग्न कुंडली में जो काल सर्प दोष जो बन रहा है, क्या यह प्रभावी है या नहीं है? क्या इसी विषय वस्तु को आधार मानकर क्लास कर लिया जाए? और हम यह विषय वस्तु आप लोगों के ऊपर में छोड़ते हैं कि दोनों का दाम्पत्य जीवन कैसा। अभी तो खैर छोटा बच्चा है, अभी तो शनिदेव यहीं पे हैं और अभी यह शनिदेव यहीं तक आए हैं, लेकिन 2.5 और शनिदेव अग्नि तत्व के होकर के नवमांश में शनिदेव कहाँ पे है? तो तीसरे में है, यानी कि अभी बस 7-8 वर्ष का यह लड़का है ही। तो अभी दाम्पत्य जीवन की तो चर्चा करनी चाहिए, लेकिन बुद्धि कैसी होगी? शिक्षा के बारे में ही बता दीजिए, शिक्षा ही देख लें। हाँ, तो ये हम आप लोगों पर छोड़ते हैं ना। इसमें काल सर्प दोष जो बन रहा है, यह क्या प्रभावी है या नहीं है? तो अभी का विषय वस्तु को लिख लेते हैं। काल सर्प दोष कब प्रभावहीन होता है? क्या इस कुंडली में जो काल सर्प दोष बन रहे हैं, क्या प्रभावहीन है या नहीं? तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु हम लोग यह चयन किया है कि काल सर्प दोष जो यह इस कुंडली में बना हुआ है, क्या यह प्रभावहीन हो रहा है या नहीं? तो सबसे पहला सूत्र बनता है, हम लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा है कि यदि कुंडली में गज केसरी योग बन रहा हो, गज केसरी योग बन रहा हो, तो आप लोग नोट करेंगे, यदि कुंडली में गज केसरी योग बन रहा हो तो काल सर्प दोष का प्रभाव कम लगेगा, कम हो जाता है। इससे भी पहले काल सर्प दोष जब कुंडली में बनते हैं तो किस किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम सबों को इस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करना चाहिए। तो काल सर्प दोष जो होता है यह बहुत प्रकार से समस्याओं को जन्म देता है। महत्वपूर्ण रूप से यह क्या देता है, जब जिसके कुंडली में काल सर्प दोष होता है, बचपना अवस्था में माता पिता को तरह तरह के चिंताएं बच्चों के लिए होती है, उनके कार्यों के प्रति या उनके स्वास्थ्य के प्रति या उनके व्यवहार के प्रति कुछ न कुछ ऐसे कार्य हमेशा करते रहते हैं जिसके कारण चाहे वह स्वास्थ्य हानि से संबंधित हो या उनके कार्यकलाप से हो, माता पिता को चिंता बनी रहती है। यदि जिस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष होता है, विद्या अध्ययन में सफलता मिलने में संभावनाएं कम हो जाती है, यानी कि विद्या प्राप्ति में समस्याएं होती है। परंतु यह देखे गए हैं, यह अनुभव में, कि जिस कुंडली में अच्छे राजयोग होते हैं या प्रसिद्धि के वाले ग्रह होते हैं या कोई कुंडली में उच्च के ग्रह एक से अधिक होते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक ग्रह उच्च के होते हैं या एक ग्रह उच्च के हो, 2 ग्रह मूल त्रिकोण राशि में हो, तो भी यह प्रभावहीन हो जाता है। राजयोग अगर बनते हैं कुंडली में तो यह विद्या से संबंधित भी जो समस्याएं आने वाली होती है वह भी समाप्त हो जाता है। जिसके 2 बातें हो गई जी। तीसरा जो बात होता है वह विवाह में समस्या।
जिसके कुंडली में अ, ये काल सर्प दोष होता है, उसके विवाह में समस्याएं आती हैं। विवाह यदि हो भी जाए तो संतान देर से होता है। देर से होता है। संतान देर से होता है, या संतान समय से भी हो जाए तो संतान से संबंधित सुखों में चिंता बनी रहती है। जिसके कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, उनके संतान का भविष्य उनके इच्छा के अनुसार नहीं होता, यह भी देखा गया है। संतान का भविष्य उनके इच्छा अनुसार नहीं होता। संतान की शादी भी हो जाए तो भी संतान के दाम्पत्य जीवन में भी समस्या, यानी कि काल सर्प दोष होने से संतान भी प्रभावित होते हैं, संतान का भी जन्म जीवन प्रभावित होता है। जिसके कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, आपने देखा होगा या देखे मिला सकते हैं, आप लोगों के पास में ढेर सारी कुंडलियां आती जाती है। यदि व्यक्ति अपने संतान, यदि आपके कुंडली में या यदि हमारे कुंडली में काल सर्प दोष है और हम अपने संतान के व्यवसाय के लिए कुछ हम पूंजी लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें नुकसान होता है, उसमें नुकसान होता है। नुकसान होता है। जिसके काल सर्प दोष होते हैं कुंडली में, यह एक प्रकार का विष दोष है। सर्प दोष जिसे कह सकते हैं, राहु को सर्प कहा गया है। सर्प का यह मुख हो गया और यह पूंछ हो गया, तो पूंछ से लेके मुख के बीच तक किसी ग्रह का न होना यह सर्प को बल दे देता है। क्या दे देता है? सर्प को बल दे देता है। बल दे देता है। उसका सातवां भाव चाहे कुंडली के किसी भी प्रकार के काल सर्प दोष क्यों न बने, अलग अलग प्रकार से कई काल सर्प दोष बनते हैं, मुख्यतः 12, और भी विवेचना किया जाए तो हमने पढ़ा है 144, 12 प्रकार के 12 बनते हैं, 12 गुने 12 144 प्रकार के। तो हम सब यदि उतने पूरे विषय वस्तु को न समझे तो कम से कम इतना तो समझ ही लें। यदि सातवां भाव खराब हो रहा है तो व्यवसाय भी ठीक ठाक नहीं है, कि पार्टनरशिप नहीं चलती। मित्र या रिश्तेदार जो भी होते हैं, जिसके कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, उनके मित्र रिश्तेदार इत्यादि परस्पर सहयोग की भावना नहीं रखते, यानी कि रिश्तेदार या सहयोगियों के द्वारा ठगे जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि इन्हीं से लाभ उठा लेता है। जिसके कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, उनके संतान बुढ़ापे के समय में उनके पास में या उनका सुख उन्हें उतना नहीं मिलता, संतान का सुख बुढ़ापे में उतना नहीं मिल पाता। हमारे गुरुजनों का कहना है कि इसका फल कब मिलता है, तो जब दशाएं संबंधित ग्रहों की होती है, जब जब दशा अंतरदशा आता है, हर ग्रहों की महादशा में राहु केतु की अंतरदशा आती ही रहती है। सब ग्रहों की महादशा में अपने अंतरदशा में या कुछ न कुछ फल दे ही देते हैं। इसका उपाय मुख्य रूप से यही है कि नाग सहस्त्र नामक, यानी कि नागों के देवता के 1000 नाम होते हैं, उसका पाठ जब भी दशाएं संबंधित चले तो अधिक से अधिक करना चाहिए। अधिक से अधिक
करने चाहिए। सोमवार के दिन यदि इसकी उपाय पूजा पाठ किया जाता है तो रुद्राभिषेक करें, तो शंकर जी के प्रतिमा लिंग के बगल में सर्प को जरूर रखें। सर्प यानी कि किसी भी वस्तु का, जैसे बाजार में भी मिल जाता है, चांदी का हो, तांबे का हो, सर्प जरूर बगल में रखें, उनकी भी पूजा करें। और जो जल ऊपर से गिरे वह जो बगल में आप सर्प रखे हुए हैं उन पर भी पड़े। और शंकर जी की स्तुति करते हुए जल चढ़ाएं। एक यंत्र होता है नागपाश यंत्र। यदि कुंडली में काल सर्प दोष बन रहे हैं तो नागपाश यंत्र बनाकर उसको अभिमंत्रित कर धारण करने से लाभ होता है। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि जीवन में एक बार काल सर्प दोष की शांति करवा लेने से यह अस्थायी रूप से यह समाप्त हो जाता है। ऐसी बातें नहीं हैं। यह हमेशा करना चाहिए। जब भी राहु की दशाएं चले, संबंधित ग्रहों की दशाएं चले, तो यदि राहु या केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा हो, सूर्य या चंद्रमा हो, तो साथ में पितर दोष का भी निर्माण हो जाता है। तो वैसे व्यक्ति को गीता का एक श्लोक नियमित रूप से प्रतिदिन अवश्य पढ़ने चाहिए। इस प्रकार काल सर्प दोष की भी शांति होती है और भी और पितर दोष की भी शांति होती है। यदि कुंडली में कोई ग्रह खराब हो, एक साधारण सा उपाय हम आप लोगों को बतला रहे हैं जो प्रचलित भी है और उसी प्रकार से करने चाहिए। विषय वस्तु थोड़ा अलग है। यदि कुर्सी की कुंडली में धन से संबंधित समस्या है, आय से संबंधित समस्या है और किसी ग्रह का दोष है, उस ग्रह का दोष निवारण हेतु या आय प्राप्ति हेतु आपको कोई लक्ष्मी सूत्र या श्री सूक्त के पाठ करने के लिए कह दिया जा रहा है, तो यह जो ग्रह संबंधित ग्रह बनते हैं, संबंधित ग्रहों के उपाय के बाद में ही यदि हम श्री सूक्त या किसी भी सूक्त का पाठ करते हैं तो लाभकारी होता है, अन्यथा नहीं। यानी किसी भी स्तोत्र सूक्त के पाठ करने से पहले संबंधित ग्रह के कुछ जप कर लेने के बाद में ही, कुछ एक निश्चित संख्या में जप कर ले, फिर उसके बाद में प्रतिदिन अपना स्तोत्र का पाठ करे, वह फलदायी होता है। जब तक ग्रहों का जप न हो जाए, हवन न हो जाए, तब तक वह स्तोत्र का पाठ भी उतना लाभकारी नहीं होगा, नहीं होता है। जिसके कुंडली में गरुड़, जिसके कुंडली में काल सर्प दोष बन जाते हैं या सर्प के समान है, तो एक मंत्र होता है जिसे गरुड़ मंत्र कहा जाता है। बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है, 1.5 मिनट में एक माला हो जाता है। एक बार इस बार मंत्र का जप उप कर लें खूब बढ़िया से, कुछ अधिक मात्रा में। उसके बाद से नियमित रूप से प्रतिदिन यथासंभव
अपने स्थिति के अनुसार। ये कोई जरूरत नहीं है कि हर निश्चित रूप से करना ही है, लेकिन यदि फुर्सत है, समय है, तो नहा धो करके कम से कम 1-2 माला नियमित रूप से करें गरुड़ मंत्र का। गरुड़ मंत्र सभी के लिए लाभकारी होते हैं। गरुड़ मंत्र सभी के लिए लाभकारी। सभी के लिए लाभकारी होते हैं, खास करके यह काल सर्प दोष में यह ज्यादा ही प्रभावी होता है। क्या आप लोगों को गरुड़ मंत्र मालूम है कौन सा है? नहीं सर। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि काल सर्प दोष कभी अच्छे फल भी देते हैं किसी किसी को। वह तो ग्रहों के योग के आधार पर निर्धारित हो पाता है। काल सर्प दोष रंक से राजा भी बना देता है, और कभी कभी राजा से रंक भी। यह शुभ योग भी है, अशुभ योग भी। यह दोनों प्रकार के फल देते हैं। अब स्थितियों के आधार पर कैसे, वह समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग गरुड़ मंत्र की बात कर रहे थे, तो आप लोगों को दिखलाई दे रहा है? हमने जो अभी मंत्र लिखा है, जी दिख रहा है। जी ओम जुंग सह, सर। मात्र 3 शब्द हैं इसमें। तो हम सबों को इस योग से डरना नहीं चाहिए। हम सबों को इस योग से डरना नहीं चाहिए। डरना ना चाहिए। नागपाश यंत्र की बात की जाए तो बहुत ही साधारण सा है, कोई भी व्यक्ति बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बना लेता है, आ सकता आसान है। उसको हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। रुपये मिटाकर पुनः बनाते हैं। मान लीजिए कि यह एक भोजपत्र है, इतना बड़ा भोजपत्र हो गया। इस भोजपत्र के चारों कोनों पर यंत्र एक ही है, लेकिन चारों कोनों पर बनाना होता है। और एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 बीच में, 6 यहाँ, फिर 6 से नीचे 7, 8 यहाँ, 9 यहाँ। इसी प्रकार फिर 1 से यहाँ पर भी शुरू करेंगे। एक से यहीं से शुरू करेंगे, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा, 8 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा। सेम चीज यहीं पर बना लिया जाएगा। और जितने जगह खाली बच गए, यहाँ भी ओम, यहाँ भी ओम, यहाँ भी ओम, यहाँ भी ओम।
हो गया। यह कौन सा यंत्र हो गया? नागपाश यंत्र। नागपाश यंत्र। 15। हाँ जी। और इसी को बीच में हम ऐसे लिख सकते हैं, ओम जूम सह, मैंने बीच में। और इसी मंत्र को जितना अधिक से अधिक बार हो सके जब किया जाए, और जब हम जप करते हैं तो अभिमंत्रित भी हो जाता है। और हम लोग इसको यदि धारण करते हैं, रखते हैं, या इसको भोजपत्र के पत्र पर बना करके इसको ताबीज बना के गले में धारण कर ले बाजे बाजे, तो यह लाभकारी हो जाता है। यानी कि अब हम लोग जो पढ़ रहे थे कि कालसर्प दोष कब कमजोर हो जाता है या प्रभावहीन हो जाता है। हाँ, बोला जाए। गुरुजी, इसको ये मैं जो ये नागपाश यंत्र है, इसको कब धारण करना चाहिए? पंचमी तिथि इसके लिए सर्वोत्तम होता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि या नाग पंचमी के दिन। शुक्ल पक्ष का पंचमी शुभ दिन हो। शुभ दिन का मतलब यह हुआ कि शनिवार मंगलवार ना हो। न हो, रविवार भी न हो तो उत्तम ही है। शुभवार हो और पंचमी तिथि हो, या सर्व सिद्ध मुहूर्त है नाग पंचमी, चाहे कोई भी दिन क्यों ना पड़ता हो। अब यहाँ पर देखा जाए, आप लोगों ने यह देखा होगा, अब हम इस नागपाश यंत्र को मिटा दें। जी। आप लोगों की नजरों, नीचे हाँ जी, नीचे वाला दोनों बॉक्स खाली रहेगा ना? नहीं 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 नहीं, यही सेम चीज नीचे वाले दोनों बॉक्स में ही हो जाएगा। अच्छा, ठीक मतलब चारों कोनों पर यही यंत्र है। ठीक है। बातें बातें स्पष्ट हुई। जी 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 जी। इस कुंडली में जो योग बन रहे हैं, यह बड़े उत्तम योग हैं। यह शुभता के प्रतीक वाले हैं, यह अच्छे योग देने वाले हैं, यह परेशान करने वाले योग नहीं नहीं। है। हाँ, ये योग को अच्छा योग कहा जाता है जब राहु केतु के साथ में एक भी ग्रह ना हो। राहु केतु के साथ में एक भी ग्रह ना हो और अन्य ही भावों में सभी ग्रह हो जाए, जैसे कि यहाँ पर अन्य सभी भावों में ग्रह है, राहु केतु के साथ में एक भी नहीं, तो यह भले समस्याएं दे, लेकिन कभी न कभी यह उन्नति अवश्य देता है। कभी न कभी उन्नति अवश्य देता है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि काल सर्प प्रभावहीन करने के योग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक दो सूत्र तो हम लोगों ने पढ़े थे ना, गज के कि कुंडली में गजकेसरी योग हो। जी कुंडली में गजकेसरी योग हो, जी। एक गज, 2 या 2 से अधिक उच्च के ग्रह हो। उच्च के ग्रह हो। हाँ, हाँ, लेकिन शुभ भाव में भी हो।
एक गज शुभ केसरी योग। उच्च का हाँ ग्रह हो। हाँ, अच्छे भाव में हो करके, शुभ भाव में हो करके उच्च के हो तो काल सर्प दोष के फलों को कम करते हैं। अब यहीं पे 5 नंबर की राशि यहाँ पर है, सूर्यदेव होते। 6 नंबर की राशि में बुधदेव होते। यहाँ पे शुक्रदेव होते, यहाँ मंगल होते, यहाँ देवगुरु बृहस्पति होते। तो अब यहाँ पे मंगल गुरु हैं, उतने मजबूत नहीं है। चंद्रमा है, उतने मजबूत नहीं है। सूर्य शुक्र शनि है, उतने मजबूत नहीं है। बुध भी मजबूत नहीं है। कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है, कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का नहीं है। उतना अच्छा तो नहीं हुआ। यदि कुंडली में काल सर्प दोष ये हो गया, मतलब कि कम से कम 2 या 2 से अधिक ग्रह, 2 या 2 से अधिक ग्रह उच्च या अपने मूल त्रिकोण राशि में हो तो तीसरा, सूर्य या चंद्रमा शुभ करतरी में हो। तो यहाँ पर सूर्य या चंद्रमा इस कुंडली में क्या शुभ करतरी में है? तो चंद्रमा भी शुभ करतरी में नहीं है, सूर्य भी शुभ करतरी में नहीं। क्या कोई ग्रह कुंडली में नीच के हैं? तो यदि कोई ग्रह नीच का अगर होता, अब यही कोई ग्रह नीच का हो जाए और उसका स्वामी उच्च का हो जाता, तो अब उदाहरण स्वरूप इसी कुंडली में अगर चंद्रमा यहाँ हो जाते तो नीच के हो जाते, तो इस राशि का स्वामी मंगल यहाँ पर बैठ जाता तो मंगल उच्च का हो जाता। मंगल उच्च का हो जाता, तो भी काल सर्प दोष का योग कम हो जाता। कम हो जाता है। या यदि कोई ग्रह नीच का हो, यदि कोई ग्रह नीच का हो जाए, अब यहीं पे शुक्रदेव अगर नीच के हो जाते तो जिस राशि में ये नीच के हो गए वह राशि का स्वामी यानी कि बुध देव कहीं ऐसे जगह पे बैठे हुए हों जो शुभ फल प्रदाता हो, जो शुभ फल दे रहे हो, यानी कि नीच राशि का स्वामी किसी ऐसे भाव में हो, किसी ऐसी राशि में हो जो अच्छे फल देने वाले हो, तो भी काल सर्प दोष का योग कम हो कम हो जाता। जाता है। कम हो जाता। एक योग बहुत अच्छा है जो इस कुंडली में लग रहा है। नियम यह है कि यदि कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा हो, यह नियम हमने देखे हैं। हालांकि पौराणिक जमानों की पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो काल सर्प दोष नामक योग नहीं बतलाया गया है। और राहु केतु के एक्सिस में आने पर वह सर्प योग, विष योग इत्यादि बतला दिए गए हैं। यह नए जमाने की पुस्तकों में काल सर्प दोष की बात देखने को मिलती है। जी। तो जहां पर इस प्रकार से योगों का निर्माण होता है तो हमने देखा है, अपने अनुभव में पाया है कि यदि किसी भी कंडीशन में काल सर्प दोष बन रहा हो और 7वें 8वें 9वें में लगातार ग्रह हो, एक ग्रह हो या 2 ग्रह हो, 3 ग्रह हो, ग्रहों की संख्या कमी बेसी हो सकती है। ग्रहों की संख्या अधिक कम हो सकती है लेकिन लगातार हो। हाँ, लेकिन ग्रह हो तो यह विपरीत योग बना देता है।
यानी कि जो अगर काल सर्प दोष से जो समस्याएं आने वाली है उसमें कमी लाता है। विपरीत विपरीत कर देता है, यानी कि शुभता ला देता है। लेकिन शुभता लाता है समृद्धि के लिए, जीव तत्वों के लिए नहीं। यानी कि अगर कालसर्प दोष से संबंधित समस्या होने पर दाम्पत्य जीवन में समस्याएं या विवाह में समस्याएं इत्यादि ना है तो वह तो होगा, लेकिन समृद्धि उन्नति में यह समस्याएं नहीं होगी। नहीं होगी और शुभ फल दे देता है। या 5वें 6ठे 7वें में लगातार हो ग्रह हो तब भी चर लग्न हो, जैसे कि यहाँ पे चर लग्न है, कोई भी लग्न हो, चर में 1 4 7 10 हो या कोई भी लग्न हो और शनि उच्च का हो, तो काल सर्प दोष प्रभावहीन हो जाता है। ओके। यानी कुंडली में काल सर्प दोष भी बन रहा हो और पंच महापुरुष में से एक योग बन रहा हो जी। तो भी काल सर्प दोष प्रभावहीन हो जाता है। हमारे गुरुजनों का कहना है कि चर लग्न हो, शनि उच्च के हो और 2 शुभ ग्रह गुरु एवं शुक्र में से कोई भी एक ग्रह केंद्र में है, कम से कम नीच का न हो, कम से कम नीच के न हो। अब कर्क लग्न होगा तो देव गुरु बृहस्पति केंद्र में होंगे, 7वें भाव में तो नीच के हो जाएंगे ना। जी। यही मेष राशि है और शनिदेव 7वें भाव में हो गए तो अच्छी बात है। जी। लेकिन अगर वहीं कर्क लग्न हो और शनि 10वें भाव में हो जाएंगे तो नीच के हो गए ना। कहने का मतलब है कि चर लग्न हो और कोई भी ग्रह उच्च का। चर लग्न हो, शनि उच्च के हो और 2 शुभ ग्रहों में बुध बल बुध का है, गुरु या शुक्र में कोई भी एक ग्रह केंद्र में होता है तो उसे अंशावतार योग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंशावतार योग। यानी कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है। तो काल सर्प दोष प्रभावहीन हो जाता है। काल सर्प योग बन रहा हो और राहु या केतु दोनों में से किसी भी एक को या दोनों को देव गुरु बृहस्पति प्रभावित कर रहे हो, देख रहे हो तो ज्यादा फल, युक्त हो तो ज्यादा नहीं। हो सकता है स्थिति देखने का। अब यहीं पे केतु देव यहाँ पर है और देव गुरु बृहस्पति यहाँ 6ठे भाव में हो जाएंगे तो देखेंगे कि नहीं केतु को? जी। या अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति हो जाएंगे तो राहु को देखेंगे ना। जी। जी। यह ज्यादा लाभकारी हो गया। तब भी यह नुकसान नहीं देता है, प्रभावहीन हो जाता है। विपरीत का हाँ, युति हो जाएगा तो यह उतना फल नहीं देगा क्योंकि राहु गुरु के गुणों को अवशोषित कर लिया। लेकिन यदि युति नहीं होता है, अगर देख रहे होते हैं तो भाई राहु भी गुरु को देख रहा है, गुरु भी राहु को देख रहा है,
तो राहु में तो तेज है नहीं, गुरु में तेज है। बड़ी बात हो जाती है। एक योग और जी। बतलाया गया। हाँ, यदि इस जातक का जन्म दिन में है या रात्रि में, इस जातक का जन्म दिन में है या रात्रि में? रात्रि में गुरु जी, कम होगा अगर दिन शाम में, शाम में। हाँ, सूर्यास्त से पहले का है, क्योंकि इनका लग्न भी जो बना था, इनका वास्तविक लग्न भी तो मेष लग्न ही था ना। जी यह भी लग्न, यह लग्न है या D1 है, और दोनों का घटी लग्न मेष का बना था, तो इसका घटी लग्न भी मेष है और जन्म लग्न भी मेष ही है। यह दोपहर के बाद का समय है, लगभग 2:30-3 बजे का, 3 बजे 3:30 के आसपास। जो भी हो। जी। तो कहने का मतलब यह है कि दिन का जन्म हो और चंद्रमा एवं सूर्य दोनों ही विषम राशि में हो। यहाँ पर सूर्य देव भी विषम राशि में है और चंद्रमा भी विषम राशि में है, इसलिए यह योग समाप्त होता है। काल सर्प दोष बन रहा हो और केंद्र में शुभाग्रह हो, वो अच्छी बात है। क्योंकि एक शुभाग्रह कुंडली के बहुत बड़े बड़े समस्याओं को समाप्त कर देते हैं, परिहार करते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति केंद्र में शुक्र की राशि में है, लग्नेश के साथ में है, लग्न को भी देख रहे हैं, तो यह भी तो परिहार ही होता है ना। जी किसी भी ग्रह का नहीं, कुंडली के शुभ भाव के स्वामियों का स्थान परिवर्तन हो। क्या इस कुंडली में किसी ग्रह का स्थान परिवर्तन है? नहीं है ना? नहीं दिख रहा है। नहीं। यदि किसी भी ग्रह का गुरुदेव और शुक्रदेव का जोड़ है। गुरु और शुक्रदेव जी। हाँ, गुरु एवं शुक्र का स्थान परिवर्तन है और दोनों ही शुभ भाव है। एक केंद्र भाव का स्वामी और दूसरा त्रिकोण भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन है, तो काल सर्प दोष का परिहार हो गया। इस कुंडली में कई योग बने जो काल सर्प दोष के परिहार को कम दिखाते करना हैं। है। कोई भी ग्रह, एक भी चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा को छोड़कर एक भी ग्रह, अगर मान लिया कि राहु का अंशात्मक मान वर्तमान की कुंडली में देखा जाए तो राहु देव नवमांश में 10 नंबर की राशि में, ये जल तत्व की है। जल तत्व की राशि का नवमांश कहाँ से शुरू होता है? कर्क से ही होता है, कर्क से ही होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें नवमांश में है, यानी कि 20 अंशों से अधिक है। ये
राहु देव इस उदाहरण कुंडली में कितने अंशों से अधिक है? 20 अंशों से। 20 अंशों से अधिक है। तो इससे पहले अब यह राहु से बाहर कैसे होंगे? क्योंकि 20 के बाद में ना, 20 के बाद में 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, तब तो इधर चंद्रमा आया ना। तो इससे बाहर, यानी कि अगर यहीं पे अगर 15 अंश का कोई ग्रह हो तो यह बाहर हो गया कि नहीं हो गया? 20 यहाँ भी, 20 यहाँ भी, शेष ग्रह तो इधर है ना। तो कोई भी ग्रह इनके राहु केतु की धुरी से बाहर निकल जाए, बाहर हो, क्योंकि 20 से 20 की इनकी धुरी बन गई, तो 20 से 20 के धुरी में इधर सभी ग्रह हो गए। अगर एक भी ग्रह 20 के धुरी से बाहर निकल जाए, अगर 15-10 हो, तो धुरी से बाहर हो जाएगा कि धुरी के अंदर ही रहेगा? बाहर हो जाएगा। बाहर। यहाँ 20 से कम हो तो धुरी से बाहर, यहाँ 20 से अधिक हो तो धुरी से बाहर। यानी कि जो एक्सिस जो बना राहु केतु के एक्सिस से अगर बाहर किसी भी एक भी ग्रह का अंश ग्रह चला जाता है तो काल सर्प दोष भंग हो जाता है। परंतु अकेला चंद्रमा बाहर हो, चाहे कितना भी बाहर क्यों न हो, तो भी काल सर्प दोष नहीं भंग हो। अकेले चंद्रमा के बाहर चले जाने से कोई असर नहीं पड़ता। गुरुजी, गुरुदेव बाहर जा रहे हैं और यदि वो 0 डिग्री के हुए तो भी माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। तो राहु कितने डिग्री के है? 12 डिग्री के। हाँ, तो काफी बाहर है ना वो तो। जी। हम लोगों ने पूर्वी की कक्षा में पढ़ा था कि ग्रहों का अंशात्मक मान मायने नहीं रखता। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि 0 अंश के हैं तो प्रभाव नहीं देते, प्रभाव तो देते ही देते। लेकिन उस माहौल के लिए वो माहौल में मृत्या बाल माने जाते हैं, क्योंकि राशि में, हर राशि में उनकी मृत्यु होती है, हर राशि में उनका जन्म होता है ना। जी। तो माहौल के परिवर्तन के कारण वो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन बल तो रहता ही है। तो 12 है तो 10 बाहर हो गए, तो वो काल सर्प दोष प्रभावहीन हो गया। लेकिन वह ग्रह क्या होना चाहिए? जो बाहर है वह बकरी ना हो, बाहर है वो बकरी ना हो, मार्गी हो। शुभाग्रह भी होने चाहिए मेरे ख्याल से तब तक। हाँ ठीक है, शुभ ग्रह तो और अच्छी बात है। राहु केतु के साथ में यदि किसी ग्रह की युति है और एक्सिस के अंदर में है, तो भी यदि कोई ग्रह राहु केतु से युक्त है और वह एक्सिस के अंदर है तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। परंतु यदि वह ग्रह शुभ फल प्रदाता है, जैसे कि पंचमेश हो गया, नौमेश हो गया, तो किस भाव के स्वामी शुभ फल प्रदाता होते हैं? पंचमेश एवं नौमेश ही तो। जी, त्रिकोण के। त्रिकोण के स्वामी यदि या पंचमेश एवं नौमेश से युक्त भी है और एक्सिस के भीतर भी है, तो भी काल सर्प दोष प्रभावहीन हो जाएंगे। और यह 2 कंडीशन पे लागू होता है कि काल सर्प दोष कुंडली में बन रहा हो और वह शुभ ग्रह से युक्त
या दृष्ट हो और शुभग्रह की ही राशि में हो तो प्रभावहीन हो जाता है। बिल्कुल अगर कि शुभग्रह की राशि में बन रहा हो, जिसमें राहु की प्रधानता ली जाती है, जिसमें राहु की प्रधानता ली जाती है, राहु मतलब कि काल सर्प दोष भी हो, राहु शुभग्रह की राशि में हो और शुभग्रह से युक्त या शुभग्रह से दृष्ट हो तो पूर्ण प्रभावहीन। अगर कारसर्प दोष भी बन रहा हो और राहु को शुभग्रह देख रहे हो तो भी प्रभावहीन। केवल शुभग्रह देख रहे हो तो कम प्रभावहीन, और शुभग्रह की राशि में अगर राहु हो और उसे शुभग्रह देख रहे हो तो पूरा प्रभावहीन। तो आशा करते हैं कि गुरु जी हाँ जी एक काल शब्द दोष की एक तो कुंडली स्क्रीनशॉट अभी ग्रुप में डाले हैं गुरु जी, देखिए। सा हाँ वाह जी वाह। गुरुदेव इसमें अलग है तो लेकिन बकरी है गुरु। बकरी है छोड़िए ना, यहाँ पर तो पंचमेश से सूर्ययुत हो गया ना। जी, और मंगल देव का भी डिग्री दूर है। राहु 22 है तो 22 से बाहर सूर्यदेव हो भी गए, 22 से पहले नहीं है ना। जी गुरु, 22 से बाहर। 22 से बाहर है, काल सर्प दोष नहीं लगा। अगर 22 से कम भी रहता तो सूर्यदेव पंचमेश है, कहाँ लगा। तो फिर ऐसे तो शनि देव भी पीछे 26 है डिग्री। मतलब शनिदेव पीछे राहु के इधर है ना, केतु राहु के बीच में है ना, तो राहु से बाहर चले गए ना। सूर्यदेव 26 अंश के हैं। जी, अभी हम आप लोगों को रुकिए अपना बताते हैं। आज कक्षा में बहुत कम लोग हैं, कहाँ पता नहीं। यहाँ पे सूर्यदेव राहु के अंशात्मक मान से, राहु 22 है, सूर्य 26 है। राहु से आगे है या पीछे है? आगे है। आगे हो गया। और राहु तो 22 से 21 आएगा ना। जी 22 से 21 होगा, सूर्यदेव 26 से 27 होंगे, ये तो बाहर ही है ना। सूर्यदेव इधर को जाएंगे। काल सर्प दोष नहीं है। भाव से काल शब्द दोष लगेगा कि गुरु जी की नहीं लगेगा? आंशिक क्या भाव से, दशम भाव और चतुर्थ भाव से। कहाँ लगा तो पंचमेश है ना वहां पे। पंचमेश या नवमेश से युत या दृष्ट हो जाता है राहु तो काल सर्प दोष भंग हो जाता है। भंग हो जाता है। जी यहाँ नवमेश एवं सप्तमेश का परस्पर संबंध भी है, लेकिन अंशात्मक मान काफी अधिक हो, इसलिए नहीं।
नहीं तो अगर यही गुरुदेव का अंशात्मक मान शुक्र का अंशात्मक मान में थोड़ा करीबियां रहता तो वैसे भी काल सर्प दोष नहीं लगता है। जी। अब यह काल सर्प दोष लगा है कि नहीं लगा है, यह तो उस समय की पंचांग देखने पर पता चलेगा ना कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही रह के बकरी हो गए हैं या आगे आकर। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा, यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये केतु जो है यह कर्क राशि में 30 से 22 तक गया है ना। जी तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में 22 अंशों से आकर के फिर बकरी होकर के मिथुन राशि में 7 अंशों के नहीं चले जाएंगे ना। मिथुन राशि में बकरी हुए होंगे। क्या 30 से 22 हुए हैं, ठीक है जी सर। मिथुन राशि में क्या हुआ? मिथुन बकरी राशि, मिथुन राशि बकरी मिथुन राशि से ही होकर के मिथुन राशि में है ये, इसलिए काल सर्प दोस्तों जी का जी ताक नहीं। हमने इसलिए कहा कि अगर मान लिया कि केतु का वंशात्मक मान 22 है तो 22 से अधिक यहाँ पर हो जाता है, 26-27 अंशों के हो जाते और फिर बकरी होकर के 22 से पहले चले जाते तो यह काल सर्प दोष होता। यानी कि बकरी कब से हुए हैं यह भी देखना है कि क्या केतु के अंशात्मक मान या राहु के अंशात्मक मान से आगे जाकर के बकरी हुए हैं या पहले से ही बकरी होकर के पीछे चले गए। तो पहले से ही बकरी होकर के पीछे चले गए तो फिर काल सर्प दोष नहीं बना वो। अगर आगे आकर के बकरी होकर के पीछे गए हैं तब काल सर्प दोष होगा। लेकिन मुझे बनने का तो परिहार तो साथ साथ हो ही रहा है फिर भी। हाँ परिहार तो हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। गुरु सूर्य दोनों ही बाहर हैं, जी। परिहार नहीं है। मेरे में है, इस कुंडली को उसके कारण है, चंद्रमा पास में थोड़ा अंदर है उससे, इसलिए बन रहा है। ये तो चंद्रमा केतु की युति हो गई ना, ये तो ग्रहण योग हुआ या मातृ दोष हुआ या अलग की बात है। जी जी, सारे उसी एक्सेस गुरु में जी ही है। गुरु जी इस कुंडली को बहुत से ज्योतिषी लोग आंशिक काल सर्प दोष बताते हैं। कैसे हो जाएगा आंशिक काल सर्प दोष? हम लोग बताते हैं इसे। बताने के लिए तो कुछ भी बता दे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि राहु एवं केतु के जो एक्सिस 22 से 22 के बीच में हुआ, इस एक्सिस के अंदर में पूरा सभी ग्रह होगा तब तो काल सर्प दोष। तो एक्सिस से तो बाहर सूर्य हो ही गया, एक एक्सिस से बाहर सूर्य हो गया है कि नहीं हुआ है? हो गया। पुनः हम आप लोगों को दिखला रहे हैं। गुरु जी एक प्रश्न था काल सर्प योग से संबंधित। पहले यहाँ पर इसकी चर्चा तो हो जाए। जी जी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये राहु और केतु 22 से 22 पर है, तो ये 22 से आगे हो गया ना, सूर्य 26 हो गया तो एक्सिस से बाहर निकल गया ना सूर्य। जी जी बाहर निकल गया। जी बाहर। एक एक्सिस से सूर्य बाहर निकला। दूसरा, देव गुरु बृहस्पति 22 अंश कर्क राशि में आने से पूर्व से ही ये बकरी हैं। अगर ये 22 के भीतर चले जाते, 23, 24, 25 तक आते, फिर बकरी होकर के फिर इस एक्सिस से बाहर जाते तो मान्य नहीं होता। लेकिन ये तो 22 अंश आने से पूर्व से ही यहाँ तक भी नहीं आए और यहीं से ही बकरी हो गई। तब तो ये देवगुरु बृहस्पति ये तो बाहर के बाहर ही हैं, तो दो ग्रह बाहर हो गए। शुक्रदेव भी तब हो रहे हैं फिर तो। क्या? शुक्रदेव हाँ 27 डिग्री के, तो क्या होगा? ये भी बाहर हुए उस। अरे बाहर कैसे हो गए? राहु देव मकर राशि में 22 अंशों के हैं, शुक्र देव धनु राशि में 27 अंश के, 3 अंश तो ये हुआ और 25 अंश भीतर ही है ना ये। जी हाँ आरती जी, वो 8 राशि पार में है शुक्र, और राहु जो है वो 9 राशि पार में बैठा हुआ है, तो एक राशि पीछे है। हाँ हाँ, एक राशि पीछे है।
चलिए एक और कुंडली हम आप लोगों को दिखाते हैं। इस कुंडली की आयु कैसी होगी? सामान्यतः लग्नेश एवं अष्टमेश दोनों ही स्थिर राशि में है, दोनों एक ही ग्रह हैं संयोग से स्थिर राशि में है। आयु कैसा होगा? गुरुजी प्रथम दृष्टि जो पता चल रहा है इसका देख के, वो पूर्ण तक आयु जानी चाहिए इसकी, मतलब मध्य से पूर्ण तक जानी चाहिए। ऐसे कौन कौन से सूत्र बन रहे हैं? एक तो गुरुजी अष्टमेश और लग्नेश एक ही है, वो लाभ भाव में जाके बैठे हैं सूर्य की राशि में, सूर्य भी अपने मित्र की राशि में ही है। और दूसरा चंद्रमा थर्ड हाउस में है, गुरु की राशि में है, गुरु सप्तम में बैठ गया आके मार्ग स्थान में, जो थोड़ा शुभता प्रदान करता ही है। हाँ और इसमें थोड़ा सा जो भी कटौती होगी गुरुजी, वो जैसे कि सूर्य की हो सकती है, इधर शनि की हो सकती है, केतु राहु की कटौती करते नहीं आयु में। हाँ और अष्टम भाव ही उदित हो रहा है D9 में हाँ जाके, हम्म और वहां भी शुक्र की जो स्थिति है वो मतलब वर्गोत्तम है, तो लग्नेश वर्गोत्तम हो गया एक तरीके से। हम्म तो ये थोड़ा सा स्थिर राशि में जाने से इसको एक मध्य से ज्यादा आयु देगा। यदि लग्नेश एवं अष्टमेश स्थिर इसमें होते हैं जी जी। तो आयु कैसी होती है? अच्छी होनी चाहिए अच्छी क्योंकि होती इसकी है, मध्य से ज्यादा होगी, मध्य मतलब अगर 3 पार्ट में हम आयु को बांटते हैं तो मध्य से ज्यादा आयु होती है। हम जो पूछना चाहते हैं उसका जवाब दीजिए ना आप लोग। लग्नेश और अष्टमेश यदि दोनों ही स्थिर राशि में हो तो आयु कैसा होता है? अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु? दीर्घायु मतलब दीर्घायु। यदि दोनों स्थिर के होते हैं तो अल्पायु, दोनों द्वि स्वभाव होते हैं तो मध्यायु, दोनों चर के होते हैं तो दीर्घायु। जी उल्टा बता दिया गुरु जी। हमने उल्टा बता दिया? नहीं, मैंने उल्टा बता दिया, वो पैम एक विधि होती है उसके मुताबिक उल्टा बताया। चलिए, तो इसमें और भी तो योग बन रहे हैं, आपने जो कहा वह भी योग बन रहा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं योग बन रहे हैं। मध्यायु के भी योग बन रहे हैं, दीर्घायु के भी योग बन रहे हैं। इस कुंडली में तीनों ही योग बन रहे हैं, अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु, तीनों के योग बन रहे हैं। अल्पायु वाली वो योग समाप्त हो गया है। अब जिसकी कुंडली है ये महादशा देवगुरु बृहस्पति की है, जो खष्टेश भी है, तृतीयेश भी है। एक दूसरे शुक्र की अंतरदशा है, शुक्रदेव लग्नेश भी है, और प्रत्यंतर चंद्रमा की है, प्रत्यंतर चंद्रमा की है। चंद्रमा। तो गुरु महादशा स्वामी खष्टेश में लग्नेश, जो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं लग्नेश, तो खैर यहाँ पर ये वर्गोत्तम है, ठीक है। लग्न को देवगुरु बृहस्पति देख रहा है तो अकारक होकर के देख रहा है। चंद्रमा की अंतरदशा है, जो तीसरे भाव में है, नवमांश में चंद्रमा नीच का हो गया है। तबीयत आजकल ठीक नहीं है।